हेलो बच्चों, पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो हमने कल स्टार्ट कर दिया था 2 डायमेंशन यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके अंदर जो बेसिक पार्ट था हमने पॉइंट स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपसे कहा था कि एक लोकस थोड़ा सा बाकी था जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक, गुड इवनिंग लक्ष्मण। ठीक है, तो थोड़ा सा लोकस के बारे में बात कर लेता हूँ कि आखिर लोकस है क्या, बिंदु पथ क्या है। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होने से पहले लोकस बोले तो बिंदु पथ। तो देखो बच्चों, नाम देखो इसका, लोकस तो एक इंग्लिश का वर्ड है। हिंदी वर्ड कौन है? बिंदु पथ, जो मुझे काफ़ी कुछ बता रहा है। पथ का मतलब होता है रास्ता, बिंदु तो आप जानते ही हो, मतलब बिंदु का रास्ता। मतलब यूँ समझो बच्चों कि मान लीजिए एक बिंदु है, एक बिंदु को मैं कहूँ चलो भैया, लेकिन उस पर मैं बाउंडेशन डाल दूँ, उस पर मैं कंडीशन डाल दूँ अलग अलग टाइप की, तो वो अलग अलग पथ पे चलेगा। जैसे मैंने उस बिंदु को कहा कि भैया एक काम कर, तू नाक की सीध में चलना, कहीं मत मुड़ना। तो मुझे बताओ बच्चों, वो जिस रास्ते पे चलेगा वो रास्ता कैसा दिखाई देगा? सरल रेखीय, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो हम सरल रेखा नाम सुना है, हमने वृत्त नाम सुना है, हमने पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला नाम सुना है, परवलय, अतिपरवलय, ये सब हैं क्या? ये बिंदु पथ हैं। समझ में आ रही? इसीलिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? बिंदु। अब बिंदु जो कांड करेगा, जो बिंदु काम करेगा, वो सारी की सारी चीज़ हमें पढ़नी है बिंदु पथ के रूप में। ओम प्रकाश, सुरेश, गुड इवनिंग बच्चों। तो बिंदु पथ का समझ में आया कि बिंदु का रास्ता अलग अलग कंडीशंस में विभिन्न शर्तों के अधीन। मैंने मान लो मैं बिंदु से कह दूं कि यार एक काम कर, तेरी इच्छाओं जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि एक पर्टिकुलर फिक्स बिंदु है, इससे तेरी दूरी 5 रहनी चाहिए, 5 से कम नहीं होनी चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सोचो, अगर उसको 5 रखनी है तो वो कोलू के बेल की तरह नहीं घूमेगा। इसका मतलब उसका बिंदु पथ क्या बन जाएगा? सर्कल। तो क्या कंडीशन डाल दी मैंने कि भैया इससे 5 से दूर मत जाना और कम भी मत आना। तो ये शर्तें, तो यही होता है बिंदु पथ। मतलब बिंदु द्वारा तय किया गया वह रास्ता, वह पथ जो किन्हीं शर्तों के अधीन किया गया हो। इट इज़ द पाथ ट्रेस्ड बाय एनी पॉइंट ट्रेवल्ड अंडर सम कंडीशंस, दैट इज़ द लोकस। क्वेश्चन कैसे बनता है इस पर? जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, समझिएगा। क्वेश्चन आगे मान लीजिए, उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी दोनों अक्षों से दूरियों का योग सदैव 4 इकाई हो। जैसे मान लीजिए सवाल आ गया बच्चों, ठीक है, हमें देखना है कि ये क्या है। उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी दोनों अक्षों से दूरियों का योग सदैव 4 इकाई हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालने में 9th वाला कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ कि पहले आप एच कोमा के मानेंगे फिर लास्ट में एक्स वाई रखेंगे। अब हमें डायरेक्टली करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो बच्चों, मान लो कोई बिंदु एक्स कोमा वाई है। बताओ मुझे, एक्स कोमा वाई में इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है? आप जानते हैं एक्स अक्ष से दूरी होती है बच्चों वाई, और वाई अक्ष से दूरी कितनी होती है? एक्स। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी दोनों अक्षों से दूरियों का योग, दोनों अक्षों से यानी एक्स और वाई का योग कितना दिया हुआ है? 4। तो भैया ये जो तुम्हारे सामने आया यही तो बिंदु पथ है बस। यानी जो भी समीकरण हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी समीकरणें क्या कहलाती है? बिंदु पथ। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? दूसरी बात, अब कोई पूछे ये किसकी समीकरण है?
तो आप सब जानते हैं कि यह एक सरल रेखा की समीकरण है। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बिंदु पथ अगर आपको निकालना पड़ जाए तो क्या करो बच्चों, जो भी शर्त आपको दी गई है उस शर्त को फॉलो करो, उसके हिसाब से आपकी जो भी समीकरण आएगी, जो भी आंसर आएगा, डेट इज़ द लॉकस। यहाँ तक समझ में आ गई? यानी कि जो सरल रेखा, वृत्त, परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त है, ये सब क्या है? बिंदु पथ। समझ में आ गई बात? चलिए तो अब स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करें अपन। तो नया टॉपिक डालो बच्चों, स्ट्रेट लाइन। बोले तो सरल रेखा। इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ना अच्छे से। ठीक, देखो सरल रेखा की परिभाषा बताऊंगा नहीं, क्या है कि दो बिंदुओं को अगर न्यूनतम दूरी से मिलाया जाए, सीधा सीधा मिलाया जाए, तो क्या बनती है? सरल रेखा। वो हमारे काम की चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ भी चुके हैं, वापस रिपीट करता हूँ। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये भी तो अपने आप में दो रेखाएं हैं तो हैं बच्चों। एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या है? रेखाएं। आपसे पूछा जाए एक्स अक्ष की समीकरण, तो आप तुरंत बता देंगे y बराबर 0, जैसा कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं। वाई अक्ष की समीकरण बोले तो x बराबर 0। ये बेसिक चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं। अब सरल रेखा के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है बच्चों प्रवणता, यानी कि स्लोप। तो सबसे पहला टॉपिक डालिए आप लोग, स्लोप। स्लोप का मतलब प्रवणता, दूसरे शब्दों में ढाल। ठीक है, देखो बच्चों प्रवणता यानी कि ढाल क्या होती है? दैट इज द tan थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा? किसी भी रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामाव्रत दिशा में बनाए गए कोण का tan थीटा। क्या मतलब है सर इसका? मान लो ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, इस रेखा ने एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामाव्रत कर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बनाया। मैंने माना कि यह एंगल थीटा है। ठीक है, माना कि यह एंगल थीटा है। तो इस थीटा का tan यानी स्पर्शज्या, ये आप जानते होंगे कि साइन, कोस और tan होते हैं। साइन का नाम होता है ज्या, कोस का नाम होता है कोज्या, और tan का नाम होता है बच्चों स्पर्शज्या। ठीक है, तो इसका स्पर्शज्या मतलब tan थीटा जो आता है उसी को बोलते हैं m, यानी कि प्रवणता, यानी कि ढाल, यानी कि स्लोप, यानी कि ग्रेडियंट। इंग्लिश वालों के लिए एक वर्ड और, ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, तो प्रवणता का मतलब होता है m बराबर tan थीटा। इसमें स्पेशल बात क्या है सर? स्पेशल ये है बच्चों, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, ऋणात्मक से मत ले लेना। मेजर कैसे करना है भैया? एंटी क्लॉक मत कर लेना। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जानते होंगे कि चाहे फिजिक्स हो या मैथ्स, दोनों के अंदर एंटी क्लॉक को पॉजिटिव माना जाता है और क्लॉक को नेगेटिव। यानी कि अगर आप उल्टा मेजर करें क्लॉक, तो भैया माइनस लगा देना। आप जानते हैं tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। तो वो कोई इशू नहीं, वो आप कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या होता है? तो आप सोचिए, अगर ये थीटा है तो वाई अक्ष से कितना हो जाएगा बच्चों? 90 माइनस थीटा। इसमें कोई डाउट है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक्स से कोण मिल जाए तो भी मुझसे प्रवणता निकल जाएगी, वाई से मिल जाए तो भी निकल जाएगी। भाई वाई से अगर थीटा है तो एक्स से 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, वो कोई इशू नहीं है। क्लियर? एक अलग वर्ड आता है बच्चों प्रवणता और ढाल के अलावा, झुकाव, इंक्लिनेशन। तो देखो झुकाव इस थीटा को बोलते हैं। दो अलग अलग वर्ड है, एम तो हो गया tan थीटा यानी प्रवणता, और अगर झुकाव इंक्लिनेशन, झुकाव होता है बच्चों थीटा, बोले तो इंक्लिनेशन। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर आपसे झुकाव पूछे तो आप प्रवणता मत निकाल देना, एंगल पूछा है भैया
आपसे प्रवणता पूछे तो एम बराबर टेन थीटा निकालना है, टेन 30 डिग्री 1/√3 आंसर, 30 डिग्री या π/6 आंसर नहीं है, π/6 किसका आंसर है, झुकाव का। ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। तो ये होती है प्रवणता। अब यहाँ से मैं अगर आपसे पूछूं क्या कि एक्स अक्ष की प्रवणता बताओ, एक्स अक्ष की प्रवणता, तो बताओ ये जो एक्स अक्ष है यह अपने आप से कितना कोण बना रहा है, कोई भी लाइन है वो अपने आप से कितना एंगल बनाएगी, चिपका दो 0 डिग्री, और tan 0 कितना होता है बच्चों, 0, यानी एक्स अक्ष की प्रवणता कितनी होती है बच्चों, 0। आपसे पूछ ले कि y अक्ष की प्रवणता बताओ, तो बताओ बच्चों, जो y अक्ष ये रहा, ये x अक्ष से कितना कोण बना रहा है भैया, 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री कितना होता है बच्चों, अनंत। तो y अक्ष की प्रवणता होती है बच्चों अनंत। जरूरत पड़ने पर अनंत को हम 1/0 के रूप में काम में लेंगे। अनंत तो अपरिभाषित होता है भाई, काम में कैसे आएगा, तो अगर कभी काम लेना पड़ा तो उसको कैसे काम में लोगे आप, एज ए 1/0। क्लियर। अब दोबारा आपसे पूछ लिया एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता। ठीक है, अब देखो बच्चों, समांतर मतलब यूं, सर उसका मैं एक्स अक्ष से एंगल कैसे मेजर करूं, कुछ मत करो भाई, उस रेखा को वापस नीचे ले आओ, यहाँ कोई सिस्टम नहीं। देखो ये है, अगर ये रेखा यहाँ के बजाय यहाँ होती तो भी तो यार एंगल उतना ही बनता। इसका मतलब समांतर रेखाओं का कोण सेम होता है, समांतर रेखाओं का कोण सेम होता है तो भैया tan थीटा भी सेम होएगा, और tan थीटा सेम होएगा मतलब प्रवणता सेम होएगी। इसका मतलब एक्स अक्ष की जो प्रवणता है वही उसके समांतर की हो जाएगी। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि y अक्ष के समांतर किसी रेखा की प्रवणता कैसी होगी, कितनी हो जाएगी, अनंत। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। यानी यहाँ से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है, ध्यान रखना। और देखो वो नहीं लिखवा रहा होगा ना कि y अक्ष के समांतर दूसरी बात। अब देखो कोई आपसे पूछे कि ये जो रेखा ये किसके समांतर है बच्चों, y अक्ष के समांतर। ठीक है, इस रेखा की समीकरण कैसी दिखती होगी, तो देखो बच्चों ये जो दूरी होती है ये तो x कोऑर्डिनेट होता है, तो ये रेखा होती है बच्चों x बराबर k जैसी, और ये रेखा यानी कि x अक्ष के समांतर कैसी होती है, y बराबर k जैसी। यानी कोई आपसे पूछेगा x बराबर 5 की प्रवणता बताइए, तो तुरंत बना लेना x बराबर 5 कैसी रेखा, AC, AC मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब अनंत। y बराबर 3 की प्रवणता बताइए, y बराबर 3 मतलब AC, नीचे हो जाएगी वो कोई इशू नहीं है, AC, AC मतलब x के समांतर, बोले तो बच्चों अनंत की 0, 0। क्लियर कि x बराबर रेखा कैसी दिखती है, AC दिखती है खड़ी रेखा, और y बराबर रेखा कैसी दिखती है, AC, किसके समांतर वो आप देख ही लेंगे। ठीक है, तो ये होती है बच्चों प्रवणता, यानी कि इंक्लिनेशन का tan थीटा। राइट, आगे बढ़े थोड़ा सा। शिवराज ने कहा पीछे वाले में कुछ है नहीं बच्चा, पीछे वाले में कहाँ दिक्कत है, m बराबर tan थीटा, x अक्ष की प्रवणता 0, y अक्ष की प्रवणता अनंत। ठीक है, एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल ले लो। जैसे क्वेश्चन आ गया कि यदि एक रेखा y अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाती है, तो इसकी प्रवणता
बताइए, जैसे सवाल आ गया बच्चे, ठीक है, कि यदि एक रेखा y अक्ष से 60 डिग्री कोण बना रही है तो इसकी प्रवणता बताओ। ठीक है, ध्यान से देखना, y अक्ष से बोला है भैया, तो अगर रेखा y से 60 बना रही है, इसका मतलब x से कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। ये 60, तो यूँ देखो ये वाला x से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और हमें तो x वाला ही चाहिए होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। और मुझे नहीं लगता कि आप में कोई ऐसा है जिससे 30 डिग्री का मान नहीं आता। 1/√3। वाह लक्ष्मण, √3 थोड़ी होता है यार, वो तो 10/60 का होता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गई एग्जाम्पल। ठीक है, बात और करता हूँ थोड़ी सी, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लिया कि दोनों अक्षों से बराबर झुकी हुई रेखा की प्रवणता बताइए। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द बोथ एक्सिस। दोनों अक्षों से समान झुकी हुई भैया। अब दोनों से समान का मतलब कितनी कितनी, 45 और tan 45 का मान 1 होता है, तो प्रवणता कितनी आ गई, 1। लेकिन -1 भी तो हो सकता है, क्योंकि उसने ये थोड़ी कहा है कि रेखा यही है। भैया ये जो रेखा है, इस रेखा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, ये भी तो सही है। उस केस में एंगल हो जाएगा बच्चों 135 डिग्री, और tan 135 डिग्री कितना होता है भैया, -1 सेकेंड क्वाड्रेंट। तो दोनों आंसर आएंगे +1 भी और -1 भी, क्योंकि इस तरह की दो रेखाएं संभव हैं, एक प्रथम चतुर्थांश वाली, एक सेकंड और फोर्थ वाली। क्लियर, ध्यान रखिएगा हर चीज़ को, मतलब अच्छे से पढ़ोगे ना तो कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं, मज़ा आएगा पढ़ने। ठीक, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये प्रवणता काम कैसे आवे। ठीक है, अब बात करते हैं रेखा के बारे में। तो रेखा के विभिन्न रूप। तो अब जो सरल रेखा हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, अलग अलग रूप, सारे काम आते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहला व्यापक रूप, बोले तो जनरल फॉर्म। तो क्या होता है बच्चों, जो सिंपल इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, ax + by + c = 0। सिंपल x और y में एक लीनियर इक्वेशन, एक रेखीय समीकरण, इसको कहा जाता है रेखा का व्यापक रूप। इट इज़ द जनरल फॉर्म, है ना, ये बात समझ में आ गई। और हाँ, एक बात और बताना भूल गया बच्चों, कि आप लोगों ने देखो dy/dx नाम सुना होगा, अवकलन, उम्मीद करता हूँ सबको आता होगा। अरे यार वो dy/dx होता है ना भाई, वो भी प्रवणता होती है, वो भी प्रवणता होती है। ना विश्वास हो तो चेक करता हूँ, अभी देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए इस रेखा की प्रवणता बताइए, ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रवणता होती है बच्चों -a/b। बोले तो -x का गुणांक बटे y का गुणांक। सावधानी रखना अच्छे से, कि अगर इस तरह का रूप मिल जाए तो इसकी प्रवणता कितनी होती है, -a/b। ठीक है, अगर किसी को चेक करना हो कि ये सही है या गलत है, तो y = mx + c तो आपका खूब पाला पड़ता है भाई, फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो। इसमें जो m होती है वो प्रवणता ही तो होती है, नहीं होती। तो आप एक काम करो, यहाँ से y का मान निकाल लो। बोलो यहाँ से y का मान, by बराबर माइनस का ax माइनस का c, y बराबर -a/bx माइनस c/b। चेक करो तो बच्चों x के साथ कौन आ रहा है, m नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रवणता क्या होती है, -a/b। समझ में आ गई। अब dy/dx कंफर्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अवकलन आता होगा। चलो जल्दी से बता दो, 5x का अवकलन, 5x का अवकलन कौन बताएगा, जल्दी बताओ। 5, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो मैं पूछूँ इसका अवकलन करो भाई, बोलो dy/dx, x का अवकलन 1, कांस्टेंट का अवकलन 0, कितना आया बच्चों,
अरे यार यही तो मैंने कहा था भैया। ओ ये क्या हुआ, आई बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आगे कनेक्ट करेंगे इसको स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला में कि भैया प्रवणता डीवाई बाई डी एक्स अवकलन होती है, क्या करें होती है। ध्यान रखिएगा कि डीवाई बाई डी एक्स भी एक प्रवणता का ही रूप है। ये आपने 12th में पढ़ा भी होगा। 12th में कैलकुलस में एक चैप्टर था अपने टेंजेंट नॉर्मल नाम से, वहाँ ये चैप्टर था अगर आपको याद हो तो ये होता है बच्चों व्यापक रूप जिसकी प्रवणता ऐसी होती है। मैं एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, तुरंत बताएंगे आप मुझे। 2x - 3y बराबर 5, प्रवणता बताओ जल्दी से, प्रवणता विद इन सेकेंड्स। प्रवणता बताइए 2/3 या -2/3। शिवराज ने 2 बताया यार, शिवराज तो गलती बहुत करता है भैया, ऐसे ना करो भैया। -a/b बच्चों 2/3 -2/-3, तो माइनस से माइनस कट गया 2/3। 4y - 6x बराबर 13। हाँ भाई प्रवणता बताओ बच्चों, अगला सवाल प्रवणता बताओ। 4y + 6x बराबर 3, माइनस का 4/6। कौन है ये? लक्ष्मण। फिर गच्चा खा गया ना यार लक्ष्मण बाबू, दोबारा देखो, इसका आंसर आएगा -6/4। तो ऐसे गलतियां नहीं करनी, ऐसे छोटी छोटी गलतियां करोगे तो फिर कैसे मज़ा आएगा, नहीं। हाँ सावधानी रखो। तो उम्मीद है आप प्रवणता निकाल चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ से फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। दूसरा भी प्रवणता रूप जो बार बार काम आता है, y = mx + c, जिसमें प्रवणता दिखाई देती है, जहाँ m स्लोप यानी कि प्रवणता, y = mx + c को प्रवणता रूप कहते हैं। क्लियर, कुछ स्पेशल बात नहीं है, ठीक। प्रवणता रूप के बाद ले लो अपने बिंदु वाला ले लो, हटाओ। एक बिंदु रूप, अब ये थोड़ी सी चीज़ें काम वाली आ गई भी। एक बिंदु रूप मतलब किसी बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा की समीप, किसी बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा की समीप। ठीक है भाई। तो देखो बच्चों, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है y - y1, मुझे प्रवणता नहीं पता, माना m और x - x। सॉरी, y - y1, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना कि कभी भी मुझे एक बिंदु मिल जाए और मुझे उसकी रेखा की समीकरण लिखनी है तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, ये रहा, y - y1 = m x - x1। m मतलब प्रवणता, निकालनी पड़ेगी तो निकालेंगे, नहीं निकालनी पड़ेगी तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। एक बिंदु अगर मिल जाए तो हमारे पास स्पष्ट रेखा की समीकरण क्या होती है, ये होती है। नोट करते जाइएगा स्पीडली, कॉपी पेन लेके बैठा करो बच्चों ना। द्विबिंदु रूप, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, क्योंकि आपके ज़्यादा हाई लेवल की क्वेश्चन नहीं आते, आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। द्विबिंदु रूप होता है x1 y1 व
x2 y2 से गुजरने वाली रेखा की समीकरण। आपको दो बिंदु दे दिए जाए x1 y1 और x2 y2, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण। तो देखो एक बिंदु मैंने अभी थोड़ी देर पहले काम में लिया था, ऐसा कुछ, यहाँ मैंने क्या छोड़ दिया m। तो आपको मैं बता दूं बच्चों, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली मुझे, ध्यान रखना कि अगर आपको दो बिंदु मिल जाएं और उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता चाहिए तो y में से y घटाओ, x में से x घटाओ। ठीक। ओम प्रकाश का कोई क्वेश्चन है, देखता हूँ क्या है। 1 2 4 5 6 7 के 4 अंकों के कितने संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अंकों के पुनरावर्त नहीं हो। ठीक है, यानी इनमें से 4 अंक लेने ना बेटा, और सारे अलग अलग लेने हैं। कितने अंक हैं? ये 3 और 3 6 अंक हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हुआ ना, इसमें तो कोई स्पेशल है ही नहीं। 6 से 4 इंटू फैक्टर 4 हो गया इसका तो आंसर। इंटू फैक्टर 4 करो लक्ष्मण, नॉट ओनली 6 से 4, 6 से 4 तो सिलेक्शन का हुआ। आपने 6 अंकों 6 संख्याओं में से 4 अंकें चुनी, अब उनको अरेंज नहीं करोगे, संख्या बनानी है तो फैक्टर 4 से गुणा नहीं करोगे बेटा। 6p4 बोले तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 पंजे 30 चौके 120, 120 दिया 360। ये तो बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है ओम प्रकाश। यदि पुनरावृत्ति हो तो बेटा, पुनरावृत्ति अगर होगी तो 6 को 4 बार लिख दो, 6 की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए थे तो मेरी क्लास देखना, बिल्कुल डिब्बे वाले तरीके से बताए थे, कभी गलती नहीं होती। 6 संख्याएं हैं इस डिब्बे के, 6 तरीके 6 तरीके 6 तरीके 6 तरीके, 6 की पावर 4। कब? जब पुनरावृत्ति हो, रिपीटिशन अलाउ हो। रिपीटिशन अलाउ नहीं होता तो एक अंक चला गया, कितने रह गए? 5, फिर चला गया, फिर चला गया, फिर चला गया, एक एक कम करते जाओ। ओम प्रकाश समझ नहीं आया। देखो तुम्हारे पास अंक कितने हैं? 6। ओम प्रकाश ध्यान देना बेटा, अंक कितने? 6। तुझे कितने अंकों की बनानी है? 4 अंकों की। 4 डिब्बे बना ले। ठीक है, अब देख बता, इस डिब्बे में क्या क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है बेटा, कुछ भी आ सकता है। मतलब इस डिब्बे को भरने के कितने तरीके? 6 तरीके। अब एक अंक यहाँ चला गया, तुम्हारे पास कितने अंक बचे? 5। कितने अंक बचे? एक और चला गया, 4। कितने अंक बचे? एक और चला गया। और इन सबको आपको क्या करना है? गुणा। समझ में आई अब तो ओम प्रकाश? चलो तो वापस सरल रेखा पे आता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि x1 y1 x2 y2 से गुजरने वाली रेखा की समीकरण ये होती है, और ये आपको पता है प्रवणता होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें प्रवणता का फॉर्मूला मिला कि अगर दो बिंदु मिल जाएं तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। क्लियर? तो मैं फ़िलहाल इनको रफ कर दूँ बच्चा, यहाँ पर इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया, उस रेखा की समीकरण, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, उस रेखा की समीकरण जो 1 3 व -1 4 से गुजरती हो। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो देखते हैं, बोलो कोई भी एक पॉइंट को x1 y1 मान लो, वो कोई इशू नहीं है। जैसे पहला वाला मान लिया y माइनस y1
नाउ क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x माइनस x। तो y माइनस 3 बराबर, सॉरी y2 का मतलब 4 हो गया ना यहाँ पर, 4 में से 3 गया तो 1 बटा माइनस का 2, x माइनस x माइनस का 2y प्लस का 6 बराबर x माइनस 1, x प्लस 2y बराबर, आई बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से आप दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा लगा के फॉर्मूला, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। इसके बाद आता है बच्चों अंतःखंड रूप। इंटरसेप्ट फॉर्म। अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अंतःखंड रूप क्या होती है बच्चों, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। इस तरह की जो समीकरण होती है इसको अंतःखंड रूप कहा जाता है। अब इसमें एक वर्ड आया है अंतःखंड, ये अंतःखंड क्या होते हैं? ठीक है, अंतःखंड के बारे में समझना बच्चों। जैसे मान लो ये रेखा है, ठीक है ना, ये रेखा कुछ ऐसी है, मैंने मान लिया कि ये रेखा कुछ ऐसी है। तो देखो बच्चों, इस रेखा ने x अक्ष को यहाँ काटा, मैंने माना ये बिंदु A है, y अक्ष को यहाँ काटा, मैंने माना ये बिंदु B है। तो देखो बच्चों, इस रेखा ने x अक्ष को जहाँ काटा उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मतलब ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं अंतःखंड। यानी इस रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड मतलब OA। तो फिर ये कौन हो जाएगा, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। अब मान लो आपको OA और OB निकालने हैं, तो आप जानते हैं बच्चों ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष। अगर मुझे ये बिंदु निकालने की इच्छा है तो आप जानते हैं x अक्ष पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, y0। इस समीकरण में y बराबर 0 रखो और मुझे बताओ x बराबर कितना आया। जैसे आपने y को 0 किया तो x का मान कितना आ गया बच्चों, a। इसका मतलब ये पॉइंट आ गया बच्चों a,0। और आप जानते हैं y अक्ष पर x 0 होता है, जैसे आपने x को 0 किया तो y का मान कितना आ गया बच्चों, b। तो ये बच्चों आ गया बच्चों 0, तो देखो ये अगर a, 0 है तो ये दूरी a नहीं आई क्या, ये 0, b है तो क्या ये दूरी b नहीं आई। इसका मतलब ये जो a और b हैं ये x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है और ये y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। a रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। इसका मतलब भी रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। यानी x अपॉन ए और y अपॉन बी में जो ये a और b हैं ये x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड होते हैं। समझ में आ गई ना। और देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये a है ये b है तो क्या आप मुझे AB दूरी बता सकते हो बच्चों? बिल्कुल बता सकते हैं, लंब और कर्ण के हिसाब से पाइथागोरस लगा दोगे आप। तो ये आ गई बच्चों √a² प्लस b², आई कि नहीं आई। तो ये जो √a² प्लस b² आया इसको कहते हैं बच्चों अक्षों के मध्य काटा गया अंतःखंड। 3 अलग अलग सवाल बन चुके हैं, ध्यान देना अच्छे से। x अक्ष पर अंतःखंड A, y अक्ष पर अंतःखंड B, अक्षों के मध्य अंतःखंड √a² प्लस b²। ध्यान रखिएगा, AB बोले तो √a² प्लस b², दैट इज अक्षों के मध्य काटा गया अंतःखंड। इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस। ठीक है,
अब मैं कुछ एक दो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझे तुरंत जवाब देंगे, ठीक है। नोट डाल के लिख देते हैं उसे। हाँ भाई, आपको जो त्रिभुज ओ ए बी दिखाई दे रहा है, क्या आप मुझे इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बता सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बच्चों? देखो आधार कितना है ए, ऊंचाई कितनी है बी, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो हाफ ए बी। हाफ ए बी। दूसरा पॉइंट, क्या आप मुझे इस त्रिभुज का केंद्रक बता सकते हैं? क्या आप इस त्रिभुज ओ ए बी का केंद्रक बता सकते हैं? केंद्रक मूल बिंदु नहीं होता बेटा, केंद्रक आपको पता ना कैसे निकालते हैं, जोड़ के 3 का भाग, 0 + 0 + a बटे 3, तो बोले तो a/3, 0 + b + 0/3 बोले तो b/3, तो केंद्रक हो गया बच्चों a/3, b/3। रटने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। जो भी थ्योरी आपको बताई गई है वो थ्योरी आपको टिप्स पे होनी चाहिए, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर थ्योरी याद नहीं है तो दिक्कत आनी स्वाभाविक है, ठीक है। अगला सवाल, क्या आप इस त्रिभुज का लंब केंद्र बता सकते हैं? का लंब केंद्र। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ अपन स्प्लिट कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा वापस रिपीट कर देता हूँ एक चीज़ आप लोगों को, ठीक है ना। देखो बच्चों, केंद्र का आपको पता है, ये जब अपन ने सारे पॉइंट पढ़े थे चारों, शायद कल ही पढ़े थे, हाँ बिल्कुल कल ही पढ़े थे। केंद्रक हमने पढ़ा था, परिकेंद्र, लंब केंद्र और अंतकेंद्र, हमने 4 बिंदु पढ़े थे। तो एक छोटी सी चीज़ जो कल टाइम होने की वजह से मैं बता नहीं पाया, कौन सी, कि 2 तरह के त्रिभुज हैं, एक समबाहु और एक समकोण। तो बच्चों जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके अंदर ये चारों बिंदु सेम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज एकदम सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, हर तरीके से सेम, सारे एंगल सारी साइड। इस वजह से ऊपर से लाइन खींचते हो तो बीच में जाके मिलती है, सारे एंगल 60 डिग्री हैं तो वो एंगल भी आधा हो जाता है 30-30। इसका मतलब जो माध्यिका है वही शीर्षलंब बन जाती है, वही साइड बाइसेक्टर बन जाता है, वही कोणार्धक बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, अंतकेंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र समस्त बिंदु समपाती होते हैं, समान होते हैं। लिख लीजिएगा इन चीज़ों को, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो ये होता है कौन, समकोण त्रिभुज, यहाँ साइड में करवा देता हूँ शॉर्ट में, ध्यान दीजिएगा। ये नोट स्पेशल, समबाहु त्रिभुज शॉर्ट में लिखवाऊंगा, समझ जाएंगे। समस्त बिंदु समान। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में बच्चों लंब केंद्र, समकोण बिंदु, यानी जिस बिंदु पर समकोण बनता है दैट इज लंब केंद्र। परिकेंद्र, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, बोले तो कर्ण का मध्य बिंदु। अगर किसी को जानने की इच्छा हो कैसे, तो डायग्राम बनाओ बेटा, ये डायग्राम बना हुआ है, लंब खींच कर देखो, लंब कहाँ मिलेंगे, यहाँ। ओम प्रकाश में 2 नंबर पॉइंट कौन सा है, समकोण, ये वाला देखो, ये समकोण त्रिभुज रहा। समकोण त्रिभुज में जिस बिंदु पर समकोण बनता है उस बिंदु का नाम होता है बच्चों लंब केंद्र। क्यों? क्योंकि लंब केंद्र की परिभाषा क्या थी, सामने की भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। आप यहाँ से इस भुजा पे लंब डालेंगे तो ये यहाँ आएगा, यहाँ से डालेंगे तो ये आएगा, तो काटेंगे कहाँ, यहीं तो काटेंगे, पहली बात। और दूसरी बात आपको पता होगी कि समकोण त्रिभुज में अगर आप
वृत्त बनाओगे बच्चों तो ये व्यास होता है, और व्यास होता है तो व्यास का आधा कौन होता है, त्रिज्या यानी केंद्र, यानी कि जो मध्य बिंदु है वो क्या बन जाता है, परिकेंद्र। क्लियर। ओम प्रकाश, नॉट a/3 b/3, दैट इज सेंट्रोइड, केंद्रक होता है वो तो त्रिभुज का लंब केंद्र बेटा मूल बिंदु आ गया 0, 0 और परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु। मुझे जल्दी से कर्ण का मध्य बिंदु बता दो तो, मुझे जल्दी से कर्ण का मध्य बिंदु बता दो तो, a/2 b/2। ओम प्रकाश क्या समझ में नहीं आया बेटा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में जिस बिंदु पर समकोण बनता है वह बिंदु लंब केंद्र कहलाता है, और जो कर्ण का मध्य बिंदु होता है ये वाला, ये परिकेंद्र कहलाता है। सिंपल सा कंसेप्ट। अब अगर आपको लंब केंद्र परिकेंद्र के बारे में जानना है तो कल वाली क्लास को आपने देखो ना अच्छे से दोबारा, ठीक है ना। 2 नंबर पॉइंट a/3। अच्छा ये वाला कहना चाह रहा है क्या? तो ये तो केंद्रक होता है ना बेटा, तो केंद्रक निकालना नहीं आता क्या अपन को? केंद्र कैसे निकालते हैं अपन? तीनों बिंदुओं के x निर्देशांकों को जोड़ के 3 का भाग। x निर्देशांक a 0, इसका क्या होता है 0, a + 0 + 0/3 कितना आया a/3, 0 b 0/3 कितना आया b/3। सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है बच्चों। तो ये होती है अपना अंतःखंड रूप, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सारी की सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इसका। इस पर 1-2 सवाल बन जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, उस रेखा की समीकरण जो x अक्ष पर y अक्ष का 3 गुना अंतःखंड काटे व बिंदु 2,4 से गुजरे। अच्छे से पढ़ो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे अक्सर आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ भाई, उस रेखा की समीकरण जो x अक्ष पर y अक्ष का 3 गुना अंतःखंड काटता हो और बिंदु से गुजरता हो। देखो अब अंतःखंड वाली बात आ गई। जैसे अंतःखंड वाली बात आएगी आपके दिमाग में तुरंत आएगा क्या कि सर ये मान लें क्या? बिल्कुल मान लो। माना x/a y/b बराबर 1। पहली बात तो कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें? यहाँ से करो। अब दूसरी लाइन देखो, x अक्ष वाला अंतःखंड y वाले का 3 गुना है। अब x वाला कौन होता है? y वाला कौन होता है? b। तो जो a है वो b का 3 गुना है। इसका मतलब a बराबर कितना हो गया बच्चों? 3b। a बराबर 3b। तो रख दो इसको, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी x/3b प्लस y/b बराबर 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x वाला y वाले का 3 गुना। क्लियर? आगे बढ़ो। अब मेरे पास सिर्फ b निकालना बाकी है और कुछ नहीं। यह 2,4 से गुजरती है। कोई भी रेखा किसी बिंदु से गुजरती है मतलब संतुष्ट करा दो। संतुष्ट का मतलब समझते हो नहीं समझते हो? x और y की जगह इनको रखना, रख दीजिए। x की जगह 2 रखा, y की जगह 4 रखा, तो बच्चा b बराबर आ गया बेटा, b इधर आ जाएगा 2/3 + 4, 4 से 12, 12 और 2 14, 14/3। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब 5वीं 6ठी पास हैं। क्लियर? ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये मत पूछ लेना कि 14/3 कैसे आया।
बी का मान आ चुका है, बी का मान रखो और आंसर लो। बी का मान 14/3 रखोगे तो 3 भी हो जाएगा 14, x/14 y/b यानी 3y/14 बराबर 1। तो आपका आंसर आ गया बच्चों x + 3y बराबर। इस पूरे सवाल में उम्मीद करता हूँ किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी डाउट है तो पूछ ले। ठीक है बच्चों, इस तरह का कोई सवाल आ जाए, बिंदु दे दे दो, वो हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अभी लंब रूप के बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कोई मोर इम्पोर्टेंट नहीं है। पैरामेट्रिक फॉर्म भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो तुम्हारे ज़्यादातर यही आती है। इसके अलावा और क्या क्या आ सकता है अपने, उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। अपने आ सकता है बच्चों किसी बिंदु x1 y1 की रेखा से दूरी। बिंदु की रेखा से दूरी। तो देखो बच्चों, किसी भी बिंदु की किसी रेखा से दूरी का अर्थ होता है सीधी दूरी। सीधी दूरी का मतलब इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है। लंब की लंबाई यानी इसको मैं अदर वर्ड में दोबारा बोल दूं, अर्थात लंब की लंबाई यानी कि ये दूरी, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है जो आपने याद रखना है। मतलब ये ऐसे फॉर्मूले हैं छोटे छोटे जो तुम्हारे डायरेक्टली काम आते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़। क्या फॉर्मूला होता है, बिंदु को सेटिस्फाई करा दो, ax1 + by1 + c अपॉन में फॉर्मूला लगा दो √a² + b²। मापांक लगा दो क्योंकि लंबाई है और लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती, दूरी है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का कि लंब की लंबाई का फॉर्मूला या दूरी का फॉर्मूला, किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी कैसे निकाली जाती है, ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया बच्चों, बिंदु 2, -1 से रेखा 3x + 4y + 12 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। जैसे सवाल है, आप लोग बताना चाहेंगे मुझे इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, या दूसरे शब्दों में इस बिंदु की इस रेखा से दूरी। ये मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये एक्स ग्रुप के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आप में से कोई वाई ग्रुप का है तो हो सकता है ये उसके काम ना आए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 14/5 देखते हैं, तो सेटिस्फाई कराया, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2, 2 और 12 14, 14/5 बिल्कुल सही है लक्ष्मण, ठीक। तो आप देखिए लंब की लंबाई का फॉर्मूला ये रहा। क्या फॉर्मूला है कि बिंदु को रेखा में सेटिस्फाई करा दो। लो भाई सेटिस्फाई कराओ, x की जगह 2 रखा, 6 -1 यानी कि -4 प्लस का 12, ये ऊपर का हिसाब किताब हो गया। नीचे √a² + b², 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। देख लो भैया, 12 और 6 18, 18 में से 4 गए तो 14, 14/16 और 25 का मतलब 5। ये हमारे काफ़ी काम आती है भाई, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। क्यों, आप सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल में इसके बिना काम होगा ही नहीं,
ठीक है ना, ध्यान रखिए। वो मतलब वो कहते हैं ना बेसिक कंसेप्ट तो आपको आने ही चाहिए। ये तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन थोड़ी है, बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक, ये आपको आने ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। दो रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अगर आपको दो रेखाएं मिल जाएं और आपसे उनके बीच में कोण पूछ लिया जाए, एंगल पूछ लिया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आप उनकी प्रवणताएं निकाल लो। और प्रवणताएं निकालना तो आपको आता है, देखते ही प्रवणता आ जाती है। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में, ठीक है ना। हाँ, मैंने माना कि पहली रेखा m1x + c1 है, यानी इसकी प्रवणता m1 है। मैंने माना दूसरी रेखा m2x + c2, इसकी प्रवणता कौन है, m2। और मैंने माना कि इनके मध्य कोण कितना है बच्चों, थीटा। तो इनके बीच के कोण का फॉर्मूला होता है tan थीटा का m1 - m2 / 1 + m1 m2। मापांक लगा दो। मापांक लगाने के पीछे कोई वजह नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि ताकि पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आएगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट का। मतलब नॉर्मली आप जानते हैं कि दो रेखाओं के मध्य दो कोण होते हैं बच्चों। मान लो ये दो रेखाएं हैं, तो आप देखिए एक कोण छोटा है और एक कोण बड़ा है, तो ये अगर न्यून कोण है तो ये अधिक कोण हो गया, नहीं हो गया। तो मापांक लगाने से क्या होता है, न्यून कोण आ जाता है। और अधिक के लिए कोई मापांक हटाने की जरूरत थोड़ी है, जस्ट 180 माइनस करो ना यार। आपने फॉर्मूला लगाया, आपका थीटा मान ली 60 डिग्री आ गया। अब अगर 160 है तो अधिक कोण अपने आप ही 120 होगा। उसके लिए मुझे कोई सोचना है या फॉर्मूला थोड़ी लगाना है। क्लियर? तो इसमें कोई इशू नहीं है। प्रवणता माइनस प्रवणता अपॉन 1 + m1 m2 आया कहाँ से, tan a - b का फॉर्मूला आप जानते हैं, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, ट्रिग्नोमेट्री से वहाँ से आया, और कोई इशू। क्लियर? इसमें स्पेशल बात, यदि रेखाएं समांतर हों तो, यदि रेखाएं समांतर हों तो आप जानते हैं समांतर रेखाओं के मध्य कोण 0 डिग्री, जैसा मैंने बताया था, ओवरलैप कर दो, ठीक है ना। समांतर रेखाओं के मध्य कोण 0 डिग्री, tan 0 0, ये 0 हो गया, नीचे वाला कहाँ चला गया, 0 में। तो m1 बराबर कितना आ गया बच्चों, m2। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि समांतर रेखाओं के लिए प्रवणताएं क्या होती है, समान। ओम प्रकाश टॉपिक तो होने दे बेटा, तभी तो करवाएंगे ना। समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर रेखाएं लंबवत हो जाएं, तो देखो बच्चों, लंबवत होने का मतलब उनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। tan 90 डिग्री कितना होता है, अनंत। और अनंत को मैंने क्या बताया था, कैसे काम में लोगे, 1/0। तो इसको 1/0 लिखोगे तो इसका मतलब हर को 0 होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर मस्ट बी 0। तो नीचे वाले को 0 करोगे बच्चों तो m1 m2 का मान कितना आ जाएगा, -1। यानी कि प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है बच्चों, ये -1 होता है। किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए, लंबवत के लिए। ध्यान रखिए, m1 m2 -1, ठीक है। यहाँ से स्पेशल बात कुछ ध्यान दीजिए, नोट डाल के लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं है, अभी थ्योरी चल रही है। ax + by + c = 0। और स्पेशल है बच्चों, यहाँ से ही मान के चलो 99.99% क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। रेखा के समांतर रेखा की समीकरण। देखो बच्चों, आपको पता है क्या कि समांतर के लिए प्रवणता समान होती है। इसकी प्रवणता होती है -a/b। इसका मतलब इसके जो समांतर रेखा आएगी उसकी प्रवणता भी -a/b होगी। तो आप देखो इस वाले पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक तो a और b आ रहे हैं। इसका मतलब समांतर के लिए आपको इस xy वाला जो पोर्शन है इसको नहीं छेड़ना है, इसको एज इट इज कॉपी कर दो।
बस कांस्टेंट को बदल दो, और कांस्टेंट को आपकी मर्जी आए तो बराबर के लिखो, प्लस के लिखो, माइनस के लिखो, वो कोई इशू नहीं है। प्लस के लिखो, माइनस के लिखो, बराबर के लिखो, कोई इशू नहीं है, सबसे सेम आंसर आता है। मैं बराबर लिखने की सलाह देता हूँ। जहाँ के का मान किसी दी गई शर्त से ज्ञात करेंगे। राइट, तो लंबवत पे आ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब इसका लंबवत लिखनी है। लंबवत के लिए आपको क्या बताया था बच्चों? m1 m2 -1, m1 m2 -1, यानी कि m2 बराबर -1/m1। मतलब अगर आपको किसी रेखा की प्रवणता पता है तो उसके लंबवत रेखा की प्रवणता कैसे निकालोगे? उल्टा करके निगेटिव। 5 है तो -1/5, 10 है तो -1/3, -3 है तो 1/3। क्लियर? तो इसकी प्रवणता होती है -a/b, उसका उल्टा करेंगे तो b/a। a की जगह b आ गया, b की जगह a आ गया, -b हट गया। तो भैया अगर आपको इसके लंबवत रेखा लिखनी है तो x और y के गुणांक बदल दो बच्चों, और बीच वाला चिन्ह भी बदल देना। प्लस हो तो माइनस कर देना, माइनस हो तो प्लस कर देना। कारण स्पष्ट है, और बराबर में तो वो करना ही करना है। ठीक है, जहां के का मान दी गई शर्त से ज्ञात करें। अब एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, ठीक है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन। रेखा 2x + 3y बराबर के बजाय 5 के समांतर रेखा की समीकरण जो 3,5 से गुजरे। जैसे सवाल आ गया बच्चों, 2x + 3y + 5 = 0 के समांतर रेखा की समीकरण जो 3,5 से गुजरे। ठीक है, मैंने बताया अभी कि समांतर लिखने मतलब x और y वाला पोर्शन नहीं छेड़ना, बस बराबर के कर दो। तो x और y वाला पोर्शन नहीं छेड़ेंगे, बराबर के कर दो। अब के का मान दी गई शर्त मेरे पास है 3,5 से गुजरता है, तो सेटिस्फाई करा दो भाई। बोलो, 6 और 15 21, आप देख लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, के का मान कितना आ गया बच्चों? 21। तो ये आपका आंसर आ गया, 2x + 3y = 21। आई बात समझ में? लंबवत पूछता तो 3x - 2y कर देता, बराबर के कर देता, वापस से मान निकाल लेता। तो इस तरह की कोई भी आंसर आए, कोई भी समीकरण आए, कोई भी लंबवत समांतर पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओम प्रकाश, गाइड तुम्हें यहाँ से जो मिलता है ना मटेरियल, तुम अगर ढंग से वो कर लोगे ना तो आपको गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी गाइड आप बाज़ार में जाएंगे तो एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के लिए कोई भी ले लो, कोई इशू नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप और इनके लिए जो डिफेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, इनके लिए आपको कोई इधर उधर माथा फोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ईमानदारी से अगर क्लासेस को भी ढंग से पढ़ लेंगे और जो आपको यहाँ से मटेरियल मिल रहा है वो आपने कर लिया, तो मेरी गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैथ्स की मेरी गारंटी, बाकी को मैं नहीं लेता। राइट, तो इसका मतलब आपको इधर उधर कहीं भी गाइड वाइड के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? समझो इस चीज़ को। कोई तुम्हें हाई लेवल के क्वेश्चन थोड़ी करने हैं यार, तुम्हें एडवांस के एग्ज़ाम थोड़ी देना है, ठीक है ना? तो आराम से। बाद में बात करेंगे क्रमचय संचय के बारे में, ठीक है ना बेटा? तुम्हें अलग से बुला लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो आज की लाइन, आज की क्लास यही समाप्त होती है।
कल मिलते हैं नए नया। तो क्या, अभी तो ये बाकी है बेटा, तो कल थोड़ा सा इसको और पढ़ेंगे और इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। ओम प्रकाश संडे के बारे में मैं सोचता हूँ थोड़ा सा, है ना, फिर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। मैं अभी उसके बारे में नहीं कह पाऊँगा। थैंक यू।